क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी का असली मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ अंग्रेज़ों के जाने से और अपने सरकार बना लेने से हम सच में आज़ाद हो गए? आज हम एक ऐसे विषय को डिकोड करने वाले हैं जो आपके सोचने का पूरा नज़रिया पलट कर रख देगा। हम बात कर रहे हैं मन के विउपनिवेशीकरण या डीकोलोनाइजेशन की। ये कोई आम चर्चा नहीं है। ये समझने की कोशिश है कि कैसे आज भी कुछ अदृश्य जंजीरों ने हमारे दिमाग को जकड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा एक बहुत ही दिलचस्प और कड़वी सच्चाई पर गौर कीजिए। पवित्र पोशाक में एक उपनिवेशित मन। इसे थोड़ा ध्यान से सोचिए। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो बाहर से पूरी तरह अपनी परंपराओं में रंगा है, सारे रीति रिवाज पूरी निष्ठा से मानता है। लेकिन जब दुनिया को देखने की बात आती है तो उसका नजरिया पूरी तरह से विदेशी है। बाहर से एकदम स्वदेशी, लेकिन अंदर से उसकी सोच पूरी तरह से कॉलोनाइज्ड है ना? हैरान करने वाली बात। तो यहां से एक बुनियादी सवाल उठता है, क्या सिर्फ राजनीतिक तौर पर आजाद होना ही काफी है? देखिए, आज हमने भौतिक और तकनीकी रूप से आसमान छू लिया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई जा रही है। एक ऐसी कीमत जो आसानी से दिखती नहीं, और वो है हमारी अपनी कहानी, हमारी नैरेटिव संप्रभुता का छिन जाना। जब कोई सभ्यता अपनी ही कहानी कहने का अधिकार खो देती है तो वो तकनीकी रूप से कितनी भी आगे क्यों ना हो, वैचारिक रूप से गुलाम ही रहती है। और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी समस्या, यानी आयातित दृष्टिकोण या बाहर से उधार लिया गया नजरिया। आजकल का जो आधुनिक विमर्श है ना, चाहे वो उदारवादी हो, वामपंथी हो या राष्ट्रवादी ही क्यों ना हो, ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि हम लगातार पश्चिमी विचारधाराओं से उधार लिए गए पैमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्रिकेट के मैदान पर बेसबॉल के नियम लगाना। जब हम अपनी गहरी संस्कृति को किसी बाहरी चश्मे से मापते हैं तो उसका असली अर्थ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब यहां पर हमारा पहला बड़ा रिवील आता है, जिसे स्वयं बोध कहा गया है। ये विचार पश्चिमी नजरिए को पूरी तरह से नकार देता है, जो दुनिया और ईश्वर या इंसान और प्रकृति को अलग अलग मानता है। स्वयं बोध कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये खुद का वो जीवंत एहसास है जहां ये माना जाता है कि पूरा ब्रह्मांड एक अखंड इकाई है। ये एक ऐसा नजरिया है जहां अस्तित्व के हर एक कण में, हर चीज में दिव्यता मौजूद है। जरा इन दोनों बातों को आमने सामने रखकर देखिए। एक तरफ है हमारी प्राचीन नींव जो स्वयंबोध और आंतरिक आध्यात्मिक गहराई पर टिकी है, और दूसरी तरफ आधुनिक समाज का एक अलग ही जुनून है, सिर्फ बाहरी जीत और भौतिक प्रगति के पीछे भागना। समस्या तब आती है जब समाज इस अंदर के जुड़ाव को भूल जाता है, क्योंकि जब वो आंतरिक संतुलन टूट जाता है ना, तब कोई भी समाज वैचारिक गुलामी का बहुत आसानी से शिकार हो सकता है। ये हमें आज के दूसरे सबसे बड़े और शायद सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले विचार पर ले आता है, शत्रुबोध। अब नाम सुनकर लग सकता है कि यह किसी से नफरत करने के बारे में है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल एक बेहद अनुशासित और जरूरी सभ्यतागत जागरूकता है। ये उन विरोधी और चरमपंथी ताकतों को स्पष्ट रूप से पहचानने की क्षमता है जो आपके अस्तित्व, आपके धर्म को ही जड़ से मिटाने का इरादा रखती हैं। इस पूरी बात की गहराई इस एक छोटी सी लाइन में छिपी है, स्पष्ट जागरूकता, नफरत नहीं। शत्रुबोध का मतलब अंधाधुंध गुस्सा करना या बदला लेना नहीं है। ये उन विनाशकारी ताकतों को उनके असली रूप में पहचानने की बुद्धिमानी है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इन ताकतों का सामना करते हुए खुद उनके जैसा नहीं बनना है। अपना जो नैतिक संतुलन है उसे हर हाल में अडिग बनाए रखना है। चलिए अब आते हैं तीसरे और सबसे चौंकाने वाले खुलासे पर, भाषा का जाल। हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और मान लेते हैं कि ये तो एकदम न्यूट्रल या सार्वभौमिक हैं। सही कहा ना? पर सच्चाई ये है कि जिन्हें हम तटस्थ मानते हैं वे दरअसल किसी खास पश्चिमी इतिहास और संस्कृति द्वारा गढ़े गए हथियार हैं। ये एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसे पहचानना सबसे मुश्किल काम है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा इन तथाकथित न्यूट्रल शब्दों पर गौर कीजिए। रिलीजन, सेक्युलरिज्म, तार्किकता और स्वतंत्रता। जब हम इन शब्दों में अपने पारंपरिक अनुभवों को फिट करने की कोशिश करते हैं तो बात बनती ही नहीं है। हम अपने गहरे विचारों को एक ऐसे मैदान पर खेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं जो हमारा है ही नहीं, और जब नियम ही किसी और के हों तो खेल शुरू होने से पहले ही हम हार चुके होते हैं। इसका सबसे सटीक उदाहरण है शब्द धर्म। अक्सर लोग धर्म को सीधे सीधे अंग्रेजी के रिलीजन शब्द से जोड़ देते हैं, पर क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। धर्म केवल कोई पूजा पद्धति नहीं है, ये जीने का एक अत्यंत व्यापक तरीका है। इसमें कानून, नैतिकता, कर्तव्य, ब्रह्मांड का संतुलन और अंतिम मुक्ति सब कुछ एक साथ समाहित है।
इतने विशाल विचार को सिर्फ रिलीजन के छोटे से डिब्बे में बंद कर देने से इसका पूरा मतलब और समाज में इसकी भूमिका पूरी तरह से विकृत हो जाती है। और जब ऐसे दो पूरी तरह से अलग विश्व दृष्टिकोण आमने सामने आते हैं ना, तो एक जबरदस्त वैचारिक टकराव तय है। एक तरफ धार्मिक नजरिया है और दूसरी तरफ पश्चिमी या इब्राहिमी नजरिया। ये सिर्फ कुछ विचारों का अंतर नहीं है, ये वास्तविकता को समझने के दो बिल्कुल अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। दोनों का दुनिया को डिकोड करने का चश्मा एकदम बुनियादी रूप से अलग है। इस बुनियादी अंतर को आप समय की अवधारणा से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एक नजरिया समय को काल के रूप में एक चक्र मानता है, जहां मुख्य लक्ष्य प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संतुलन बनाए रखना है। इसके ठीक विपरीत दूसरा नजरिया इतिहास को एक सीधी रेखा मानता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य अंधाधुंध प्रगति करना और प्रकृति पर अपना आधिपत्य जमाना है। इन दोनों नजरियों के बीच का सबसे बड़ा तनाव सत्य को लेकर है। धार्मिक ढांचे में सत्य बहुल है, संदर्भ पर निर्भर है और इसे अनुभव के माध्यम से जाना जाता है। यानी एक ही सच तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। पर दूसरी तरफ वहां एक ऐसा सत्य है जो खुद को ऐतिहासिक और अंतिम मानता है, यानी सिर्फ मेरा रास्ता ही सही है। और सच कहूं तो बहुलवादी समाज अक्सर इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि केवल एक ही सत्य का दावा करने वाली विचारधाराएं कितनी आक्रामक और विनाशकारी हो सकती हैं। इस पूरे वैचारिक टकराव ने आज समाज को एक अजीब सी स्थिति में ला खड़ा किया है, जिसे हम खोखली आधुनिकता कह सकते हैं। आज समाज में आस्था और विचार के बीच एक बहुत गहरी खाई है। लोग मंदिरों में जाते हैं, पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, लेकिन बौद्धिक स्तर पर उन्हें अपने ही अनुष्ठानों को अपनी शर्तों पर समझाने का आत्मविश्वास नहीं है। बाहर से हम बहुत आधुनिक दिखते हैं, लेकिन वैचारिक रूप से एक गहरा खालीपन है। तो फिर इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? इसका समाधान है बौद्धिक क्षत्रिय बनना। अब देखिए, यहां किसी शारीरिक युद्ध की बात नहीं हो रही है। ये उन लोगों की बात है जिनका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है, जिनके पास सच कहने का अदम्य साहस है, जो अपनी खोई हुई स्वदेशी शब्दावली को वापस ला रहे हैं, और सबसे जरूरी बात, वे अपनी बात मुखरता से रखते हैं, लेकिन बिना किसी नफरत या कड़वाहट के। ये अपनी कहानी की रक्षा करने का एक बेहतरीन तरीका है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा और झकझोर देने वाला सवाल बचता है, जिसे मैं आज आप सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या कोई भी समाज सचमुच स्वतंत्र कहला सकता है यदि उसके सोचने का तरीका, उसके शब्द और उसकी श्रेणियां आज भी किसी और के द्वारा नियंत्रित हों? हमारी दुनिया को आकार देने वाले इन अदृश्य ढांचों को पहचानिए। आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इन विचारों पर जरूर चिंतन करें।